नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज रेलवे एग्ज़ाम के लिए हमारी क्लास दूसरी है, फिजिक्स का चैप्टर मोशन। तो आज हम पूरे इस चैप्टर को कवर करेंगे वन शॉट तरीके से, और जो बचेगा तो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस बेहतरीन से चैप्टर को। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मोशन से पहले हमारे पास एक कुछ शब्दावली आती है जिसका नाम है यांत्रिकी, यानी को हम इंग्लिश में इसको कहते हैं मैकेनिक्स। तो यहाँ पर इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वस्तुओं की विभिन्न गतियों एवं विराम की व्यवस्थित गतियों के अध्ययन को हम यांत्रिकी कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि यांत्रिकी, यहाँ पर यांत्रिकी किसे कहते हैं, यानी कि मैकेनिक्स। तो हम जो वस्तुओं की गति का एवं विराम की गति का अध्ययन करते हैं उसी को बेसिकली हम यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो विराम में हो या गति में है, तो उनका जो अध्ययन करते हैं वो यांत्रिकी कहलाता है। अब हमारे पास यांत्रिकी तीन प्रकार के होते हैं। एक होती है स्थैतिक, एक होती है गतिकी, एक होती है शुद्ध गतिकी, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स, काइनेमिक्स। तो चलिए आइए हम एक एक करके इनके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। तो पहले नंबर में आता है स्थैतिकी। तो स्थैतिकी किसे कहते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि स्थैतिकी किसे कहते हैं कि जब विराम में स्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जब विराम में स्थित वस्तुओं की गति का जब अध्ययन करते हैं तो वह स्थैतिकी कहलाती है। यानी कि जितनी भी वस्तु हैं वो सब रुकी हो यानी स्थिर हो, तो वह स्थैतिकी यानी डायनामिक्स कहलाता है। और अगला है यानी गतिकी। तो गतिकी किसे कहते हैं, तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। अब है दूसरा नंबर गतिकी। तो गतिकी किसे कहते हैं, तो वस्तु की गति के कारणों सहित अध्ययन किया जाता है। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके कारणों सहित उसका जब अध्ययन करते हैं तो वह गतिकी यानी डायनामिक्स कहलाता है। अब है अगला हमारा शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए इसको भी हम एक एक करके समझ ले रहे हैं। तो यानी शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स क्या है, तो जब हम किसी वस्तु की गति को अध्ययन करते हैं तो हम उस वस्तु की गति को कारण सहित ज्ञात कर रहे हैं। उस वस्तु का हम कारण भी ज्ञात करें कि वस्तु क्यों गति कर रही है। तो इस प्रकार की गति को हम शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स कहते हैं। इस काइनेमेटिक्स में हम वस्तु की शुद्ध गतिकी यानी कि उसकी गति के कारणों सहित ज्ञात किया जाता है, उसके कारण भी ज्ञात किया जाता है। बल्कि स्थैतिकी में जो है किसी वस्तु की विराम स्थिति को हम अध्ययन करते हैं, और गतिकी में है उसकी गति के कारणों सहित अध्ययन करते हैं। और शुद्ध गतिकी में हम वस्तु की गति के कारणों को भी ज्ञात करते हैं। इसमें कारणों को ज्ञात नहीं करते बल्कि कारण सहित अध्ययन करते हैं गतिकी में, और स्थैतिकी में कारण भी ज्ञात करते हैं। और स्थैतिकी में हम विराम अवस्था में वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, और गतिकी में हम वस्तु के कारण सहित अध्ययन करते हैं, और शुद्ध गतिकी में हम वस्तु की गति के कारणों को भी ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास आता है कि मोशन यानी गति किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मोशन, हिंदी में गति कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। मान लो ये कोई वस्तु है और ये समय के साथ कुछ वेग से चलकर यहाँ पर आ गई, तो उसकी जो स्थिति है वो प्रारंभिक स्थिति ए पर है और अंतिम स्थिति बी पर है। तो इसकी कुछ इस समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो इस बीच अंतराल जो कुछ कार्य हुआ उसी को हम गति कहते हैं। तो बेसिकली गति तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है एक विमीय गति, वन डायमेंशनल गति। दूसरी होती है द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन।
फिर तीसरी होती है त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। तो चलिए एक एक करके हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एक विमीय गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अपने एक ही अक्ष पर गति करती है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। उदाहरण ये कोई मार्ग है, ये कोई रोड है, यहाँ पर कोई सीधी कार चल रही है। तो किसी सड़क पर सीधी कार की गति 1 डायमेंशनल गति का एग्जाम्पल है। मान लो कोई रास्ता है, यहाँ पर सीधी कार चल रही है, तो उसका जो अक्ष है वो एक ही अक्ष है, इसलिए इसको एक विमीय गति यानी 1 डायमेंशनल गति कहते हैं। और दूसरी है हमारी 2 डायमेंशनल मोशन यानी द्विविमीय गति। तो जब कोई वस्तु अपने 2 तलों पर गति करती है, मान लो ये 1 2 3 इस तरह की गति करती है यहाँ को, और ऊपर की तरफ भी करती है, तो इसके बीच जो बना यहाँ पर वो द्विविमीय गति। और द्विविमीय गति में 2 प्रकार की गतियाँ आती हैं। पहली आती है वृत्तीय गति और दूसरी आती है प्रक्षेप गति, जिसको हम पहले को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन, और दूसरे यानी प्रक्षेप गति को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो इन्हीं पर होगा, वृत्तीय गति और प्रोजेक्टाइल मोशन पर, जो इससे इन दोनों गतियों से रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बनते भी हैं। अब है हमारा अगला त्रिविमीय गति। तो हम त्रिविमीय गति उस गति को कहते हैं जब कोई वस्तु तीनों अक्षों पर अपनी गतियाँ करती है, जैसे कि इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी, जेड अक्ष, यानी तीनों अक्षों पर जब कोई वस्तु गति करती है तो उसे त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जब कोई मुक्त आकाश पर चिड़िया गति करती है तो वह 3 डायमेंशनल गति का एग्जाम्पल होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको गति और उसके गति के प्रकार समझ में आए होंगे। तो बेसिकली गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, और इन्हीं की गतियों के अंदर सभी प्रकार की गतियाँ समाहित होती हैं, जिनमें से वृत्तीय और प्रक्षेप गति हम अगले अपनी क्लास में क्लियर करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हमको गति चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिकली टर्म समझने होती हैं जो गति चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला है हमारा जैसे कि दूरी, ये कुछ शब्दावली हैं जिनके बिना गति चैप्टर अधूरा रह जाएगा। इन्हीं के बदौलत ही गति चैप्टर पूरा चलता है। तो और दूसरी है हमारा विस्थापन, तीसरी हो गई चाल, चौथी हो गई वेग, पांचवी हो गई त्वरण। तो इन्हीं 5 शब्दावली से हमारी पूरा मोशन चैप्टर कवर होता है। तो आज चलिए हम एक एक करके इन सभी शब्दावली को, टर्म को समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको मोशन यानी गति की डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति यानी पोजीशन को चेंज करती है तो वह मोशन कहलाती है। तो चलिए हम इन गति के कुछ सब टर्म यानी शब्दावली को समझते हैं एक एक करके। तो चलिए हम इन सब दूरी और विस्थापन को सबसे पहले समझते हैं कि दूरी यानी डिस्टेंस क्या है और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गए पथ की कुल लंबाई को हम दूरी यानी डिस्टेंस बोलते हैं, और किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम यानी नियरेस्ट दूरी को हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इन्हीं के बारे में हम थोड़ा और समझते हैं, फिर बाद में इनका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। दूरी और विस्थापन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो क्या है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसका मान यानी सदैव पॉजिटिव होता है, यह कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूरी सदैव पॉजिटिव यानी धनात्मक ही होती है। और विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है।
विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। दूरी एक अदिश राशि है जो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज को आसान तरीके से समझा था। और विस्थापन क्या है? यह एक सदिश राशि है, यानी कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके बारे में, दूरी और विस्थापन के बारे में एक शब्दावली और भी है, तो चलिए मैं उनको बारे में बता दे रहा हूँ। जो दूरी का जो परिमाण होता है वह विस्थापन के परिमाण से सदैव बड़ा होता है या बराबर होता है। दूरी का जो परिमाण होता है वह विस्थापन के परिमाण से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन का परिमाण दूरी के परिमाण से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। और दूरी और विस्थापन कब बराबर होते हैं? तो यह एक स्ट्रेट लाइन पर बराबर होते हैं। तो चलिए इनको हम एक एक करके समझ दे रहे हैं। तो इससे पहले हम दूरी और विस्थापन के बारे में समझे, तो हम इनके मात्रकों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। और विस्थापन का जो मात्रक होता है वो भी मीटर होता है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा समझ रहे हैं, दूरी और विस्थापन के बारे में। तो चलिए मान लो ये कोई कार है, ये ए पॉइंट पर है और इसको यहाँ पर बी पॉइंट पर जाना है। तो ये इस रास्ते पर जा रही है ऐसे, और एक बार इस रास्ते पर जा रही है तो इसकी जो दूरी है वो 50 मीटर है और इसकी जो दूरी है वो 30 मीटर है। तो जो दूरी होती है वो रास्ते की कुल लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, वही जो लंबाई हुई वही दूरी कहलाएगी। और जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी न्यूनतम दूरी होगी वो उसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और दूरियाँ के अनेक रास्ते हो सकते हैं, जैसे मान लो तो जो दूरी होती है उसके कई रास्ते हो सकते हैं। दूरी एक, मान लो ये यहाँ से भी जा सकती है, ये अलग दूरी है, ये यहाँ से भी जा सकती है, ऐसे घूम कर भी जा सकती है, इस तरह भी जा सकती है। परंतु जो विस्थापन होगा उसकी एक ही न्यूनतम दूरी होती है, जो उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी वही उसका विस्थापन कहलाएगा। दूरियाँ तो अनंत हो सकती है, परंतु किसी वस्तु का विस्थापन एक ही होता है और दूरियाँ उसकी अनंत हो सकती हैं। तो चलिए दूरी और विस्थापन भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसके कुछ सवाल कर लेते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चनों के बारे में। तो इससे पहले हमारे पास आता है गति के दो शब्दावली, जिसको हम कहते हैं एक समान गति। तो अब इनके बारे में भी हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी है असमान गति, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मल मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मल मोशन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति यानी यूनिफॉर्मल मोशन कहते हैं। और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्मल मोशन यानी असमान गति कहते हैं। मान लो ये कोई रास्ता है और ये कोई वस्तु है, तो यह 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करती है, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करती है। तो इसी तरह ये करती रहती है। तो इसका जो समान समय अंतराल यानी 1 ही सेकंड में एक मीटर दूरी तय करती है, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करती है। तो जो ये इस तरह की गति को हम यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु मान लो 1 सेकंड समय है, वो 1 मीटर दूरी चली, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी चली, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी चली, तो उसका हर क्षण उसकी
समय के साथ उसकी चाल परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रकार की गति को हम असामान्य गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको यूनिफॉर्म मोशन और आज नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक दूरी और विस्थापन से रिलेटेड बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, तो आप इसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम इसको आप सॉल्व करके बता दे रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि शंकर अपने घर से उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है, वहाँ से दाईं ओर 5 मीटर चलता है, तो उसके घर से उसकी दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है तो वह 5 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन होगा। तो आपको पता है कि दूरी किसे कहते हैं, तो पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो वह पहले 12 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर चलता है, तो उसकी जो दूरी हो गई होगी वो हो गई होगी 17 मीटर। और विस्थापन, तो विस्थापन आपको पता है कि प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो आप इसको हल कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा, इसका जो लंब हो जाएगा 12 और इसका आधार हो जाएगा 5। तो आप इसको ये हो जाएगा, इसका कर्ण मान लो, तो इसकी जो कर्ण होगा इसको हम दूरी विस्थापन मान सकते हैं। तो कर्ण के वर्ग यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लगा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 69। तो ये 13 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो दूरी इसकी 70 मीटर और विस्थापन 13 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर 17 मीटर और डिस्प्लेसमेंट बराबर 13 मीटर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन RRB ALP 27 नवंबर 2024 में पूछा गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो एक बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि चलती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। क्योंकि पता है कि पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या है, विस्थापन तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बीच की दूरी है, बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या है, पथ की कुल लंबाई। यहाँ पर बताया गया है कि पथ की कुल लंबाई किसके बराबर होती है, तो दूरी के बराबर होती है। तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फौजी 56 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर चलता हुआ आधा चक्कर पूर्ण करता है। तो फौजी द्वारा दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो मान लो यह कोई वृत्ताकार पथ है और इसकी त्रिज्या है 56 मीटर और कोई फौजी यहाँ से चलता हुआ यहाँ पहुँचता है तो आधा मीटर इसका चक्कर लगाता है। तो इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए तो किसी वृत्त की दूरी का सूत्र होता है 2πr। तो यह आधा चलता है तो यह हो जाएगा πr। तो अब पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 56, इससे कट जाएगा 8 बार। तो इसका जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6, 7, 8, 176 इसकी दूरी हो जाएगी। और विस्थापन निकालने के लिए हम ये यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुँचा, तो प्रारंभिक मान बिंदु माइनस अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, तो ये इसकी आधी त्रिज्या 56 और आधी इसकी ये हो जाएगी 56। तो 56 + 56 कितने हो जाएंगे, 112। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूरी 176 मीटर और
इसका जो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 112 मीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गति के कुछ दूसरे शब्दावली टर्म यानी आए हैं। तो पहले टर्म थे हमारे दूरी और विस्थापन, उनको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। और दूसरे टर्म हमारे यानी शब्दावली आई हैं चाल और वेग, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो चाल हम किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल, और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। तो चाल बराबर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला निकल आएगा दूरी अपॉन में समय, और वेग बराबर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला निकल आएगा विस्थापन अपॉन में समय। और इनके बारे में कुछ हम शब्दावली बता दे रहे हैं। तो चाल जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और वेग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड शून्य हो सकता है। चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है, और वेग एक वेक्टर यानी सदिश राशि है। और चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और वेग का जो मात्रक होता है ऐसे ही मात्रक वो भी मीटर पर सेकेंड होता है। तो चलिए इनके बारे में हम एक एक करके और कुछ समझ ले रहे हैं। तो यहाँ पर आया है एक शब्दावली और, जिसको हम औसत त्वरण यानी कि एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन कह रही है कि वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी एवं कुल विस्थापन का अनुपात औसत चाल यानी एवरेज स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला आएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो हम जब इनके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा पूरी अच्छी तरह से। तो इसके लिए हम क्वेश्चन लाएंगे। तो इससे पहले हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि जब चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो हमको मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए हमको 5/18 से गुणा करना पड़ता है। और यदि हमारी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है और हमको किलोमीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए जाना है तो हमको 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्योंकि हमको कम से ज़्यादा में जाने के लिए 18/5 यानी ज़्यादा से गुणा करना पड़ेगा, और ज़्यादा से कम में जाने के लिए हमको कम यानी 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक लड़का 50 मीटर की दूरी बिंदु ए से बी तक 10 सेकेंड में जाता है और वापस बिंदु ए पर 10 सेकेंड में आता है। तो बस लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो कुल दूरी हम लेंगे तो क्योंकि वह 50 मीटर की दूरी जाता है और फिर वापस आता है, तो 50 मीटर दूरी गया, फिर 50 वापस आया, तो 50 + 50 यानी 100 मीटर की कुल दूरी हुई। और उसको समय जो लगता है तो 10 सेकेंड जाने में लगता है और 10 सेकेंड आने में लगता है। तो टोटल समय हो जाएगा 20। तो इससे एक जीरो गया, 2×5 = 10, यानी कि इसकी चाल हो जाएगी एवरेज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमारी एक और शब्दावली गति के में आती है, जिसको हम त्वरण यानी एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? तो समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यानी कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि जितना हमारे वेग में जो परिवर्तन चेंज आएगा, जितना समय आएगा उसे परिवर्तन की दर को हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। तो त्वरण के बारे में हम कुछ और समझ ले रहे हैं कि त्वरण और है क्या चीज़।
त्वरण हमारे पास बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा होता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और तीसरा होता है शून्य त्वरण। तो चलिए एक एक करके हम सभी को आपको समझा दे रहे हैं कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं। तो जब समय के साथ वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, यानी कोई वस्तु t समय में जा रही है और v वेग से जा रही है, तो उसके समय के साथ तो वेग में वृद्धि हुई, यानी जो जितना वेग उसका बढ़ रहा है तो उसे हम धनात्मक त्वरण कहेंगे। और ऋणात्मक त्वरण तो जब वस्तु के समय के साथ वेग में उसकी कमी आती है। जब वस्तु मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, कुछ समय बाद उसके वेग में कुछ कमी आ गई, 5 मीटर प्रति सेकंड से जाने लगी, तो जो वेग में कमी आई उसे ऋणात्मक त्वरण। और इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम मंदन डी एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम मंदन यानी डी एक्सेलरेशन कहते हैं। और शून्य त्वरण किसे कहते हैं? तो शून्य त्वरण यदि वस्तु का वेग समय के साथ नियत रहे, यानी कि वो 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, तो उसके समय के साथ हमेशा हर गली पर, हर मार्ग पर, हाथ पथ पर उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड ही रहे, तो उसमें कोई त्वरण यानी कोई एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होगा। तो आपको त्वरण और त्वरण के प्रकार के बारे में भी समझ आया होगा। तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो त्वरण से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कि ये RRB एग्जाम ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 10 केजी वस्तु की 10 किलोग्राम की कोई वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग में पहुंचती है, तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न कीजिए। मान लो समय है हमारे पास 5 सेकंड और वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो वह 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड में हुआ। तो यानी उसके पास कितना वेग में परिवर्तन हुआ? 10 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ। और वो कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ, क्योंकि वो उसका वेग पहले कम था, अब वो ज़्यादा हुआ, तो उसमें जो क्या आया? पॉजिटिव हुआ। यदि वह कम से ज़्यादा की ओर, यानी वो ज़्यादा से कम की ओर जाता, तो वह ऋणात्मक यानी मंदन उसमें होता। तो हमको पता है कि त्वरण यानी डी, हमको एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ है हमारे पास? 10 का, और समय हमारे पास कितना है? 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही बेहतरीन आसान सा क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, तो कार में त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमको समय कितना दिया है? t बराबर 5 सेकंड, और प्रारंभिक वेग यानी u बराबर हमको 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और अंतिम वेग यानी v बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो हमको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता था। तो 18 किलोमीटर से हम मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, तो हमको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18 से 18 कट जाएगा, तो इसका आएगा, यानी जो प्रारंभिक वेग आएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड आएगा, और अंतिम वेग तो हम 36 गुणे 5/18 करेंगे, तो हमारा जो अंतिम वेग आएगा वो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो अब हम त्वरण का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सेलरेशन बराबर v अपॉन में u अपॉन t। तो v जो हमारा था, जो हमारा अंतिम वेग था वो था हमारा 10, और प्रारंभिक वेग था हमारा 5। तो
और समय था 5 सेकेंड। हमारा जो 5 से 5 घट जाएगा तो हमारा 5 आएगा, और समय का था 5, तो 5 से 5 चला गया तो उसमें जो आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर गति के ग्राफ से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा कर ले रहे हैं। तो जो हमारा समय और दूरी के बीच का जो ग्राफ बनता है तो वो हमको क्या प्राप्त करके देता है, 4 प्राप्त करके देता है। और जो समय और विस्थापन के बीच का जो ग्राफ बनता है वो हमको वेग प्राप्त करके देता है। और वेग और समय के बीच का जो हम ग्राफ प्राप्त होता है वो हमको एक्सेलरेशन यानी त्वरण प्राप्त करके देता है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को आप नोट्स में लिख कर अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि इनसे 1-2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है गति के समीकरण। तो गति के समीकरण हमारे बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेसिकली हमारे पास गति के इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण 3 होते हैं। तो हम इनके बारे में हमारी मोशन चैप्टर की पार्ट 2 कल हमारी क्लास आएगी, जिसके बारे में हम गति के समीकरण और गति के समीकरण से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन रेलवे के, और जो हमने बताया था कि 2 डायमेंशनल गति में हमारी वृत्तीय गति और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति है, उसको हम कवर करेंगे। तो पहले हमारी जो दूसरी क्लास आएगी, पहले हम गति के समीकरण कवर करेंगे, और हम फिर वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन से रेलवे एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रेलवे की तैयारी के लिए हमारे पास हमारा चैनल रैंक +1 में पूरी साइंस आप पढ़ सकते हैं। हमारी फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं और केमिस्ट्री बायो की भी आने वाली हैं।